हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन विवाड और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था मराठा साम्राज्य और उसमें हम पढ़ रहे थे शिवाजी को। तो मराठा उत्कर्ष में हम शिवाजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें मैंने आपको शिवाजी के बारे में बताया था कि किस प्रकार बाबाजी से जो क्रम शुरू हुआ था वो शिवाजी पे आके थमसा जाता है और शिवाजी के द्वारा संघर्ष किया जाता है मराठों की सत्ता को स्थापित करने के लिए। लेकिन ये जो संघर्ष है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिवाजी के आने से पहले बहुत सारी सल्तनतें पहले से ही अपना प्रभुत्व जमा के रखी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि मराठाओं में कोई अपना नया प्रभुत्व स्थापित करे। तो अपना नया प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है संघर्ष, और जब संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन लोगों का नाम पढ़ना बड़ा आसान होता है कि उस राजा ने ऐसा कर दिया या फिर उस राजा ने ऐसा कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष छुपा होता है वो बहुत ही कठिन होता है, आज के दौर से भी और उस दौर से भी। ठीक है, जो उनके द्वारा संघर्ष किया गया, जो उनके द्वारा उस समय स्थिति को झेला गया, वो इतनी संभव नहीं थी। ठीक है, तो आज हम वो जो पिछला पार्ट है उससे आगे शुरू करते हैं। अगर किसी छात्र ने या अगर किसी छात्रा ने जो पिछला पार्ट है वो अगर नहीं देखा है तो फिर इसे मत देखो। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने पहला नहीं देखा तो इसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जाओ पहले वाला देखो, तब ये देखना, तभी ये पूरा स्टोरी तुमको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कल जो है वो लेक्चर कहाँ छोड़ा था, मैंने शिवाजी की शादियाँ हो गई थी। ठीक है, शिवाजी की शादियाँ हो गई थी, उसके बाद हमने उसको क्लोज किया था और आज हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। आज हम शिवाजी के विजय अभियानों के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी तथ्यात्मक है, काफ़ी टेक्निकल भी है, तो समझने का प्रयास करना बड़े आराम से, बड़े प्रेम से। ठीक है, देखिए, देखा आपको बिल्कुल साफ रहा होगा। शिवाजी की विजय की बात कर रहे हैं तो आपको डालना है अपना जो पॉइंट है, अपनी जो हेडलाइन है वो डालनी है शिवाजी के विजय अभियान। ठीक है, शिवाजी के विजय अभियान। मैंने बताया था कि शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के प्रयासों के द्वारा उनको मनोबल देने के कारण उन्होंने क्या किया था, अपने विजय अभियानों की शुरुआत की थी। तो शिवाजी के विजय अभियानों में इन्होंने क्या किया था, तोरण जो है कहाँ पड़ता है, बीजापुर में 1643-46 में इसको क्या किया था, अपने अधिकार में लिया था। तो याद रखना तोरण। ठीक है, तोरण को इन्होंने अपने प्रयासों से 1643 से लेके और 1646 तक तोरण दुर्ग पर इन्होंने अपना अधिकार किया और अपने विजय अभियान की क्या की, शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन्होंने उसके बाद नंबर 2 पर जावली विजय अभियान किया था। कौन सा विजय अभियान किया था, जावली विजय अभियान किया था। कब किया था, 1656 में किया था। और इन्होंने जावली विजय जो है वो चंद्रराव मौर्य से जीता था। ठीक है, चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। कौन, जावली विजय, वो जावली जो दुर्ग है वो किसके अधिकार में था, वो था चंद्रराव मौर्य के अधिकार में। ये विजय अभियान का हुआ 1656 में हुआ था। तो ये षड्यंत्र के द्वारा जीता गया था। षड्यंत्र के द्वारा जीतने का मतलब ये है कि उस जो दुर्ग है, उस दुर्ग के जो लोग हैं उनको अपनी ओर मिला के इस को क्या हुआ, जीता गया था। और इसी को वास्तविक विजय अभियान माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी के किस विजय अभियान को वास्तविक विजय अभियान माना जाता है, तो आपको याद रखना है जावली विजय अभियान 1656 को शिवाजी का वास्तविक विजय अभियान माना जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, हेडलाइन कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1643 से 1656, क्या बात करें, 1643 से 1656, इस बीच में ये जो मैंने साल बताई हैं, ठीक है, इनके बीच में इसके द्वारा किन किन दुर्गों को जीता गया था मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले सिंहगढ़, ठीक है, मैंने बताया, उसके बाद चाकन, ठीक है, उसके बाद तोरण, ठीक है, मैंने यहाँ बताया ये रहा तोरण, ठीक है, उसके बाद सूपा को जीता गया था, सूपा दुर्ग को, उसके बाद पुरंदर को जीता गया था,
जो मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। उसके बाद तिकोना को जीता गया था, उसके बाद लोहगढ़ को जीता गया था और उसके बाद रायरी दुर्गों को जीता गया था। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं सिंहगढ़, चाकन, तोरण, सूपा, पुरंदर, तिकोना, लोहगढ़ और रायरी। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्न दुर्गों का शिवाजी के अनुसार विजय क्रम बताइए। ठीक है, तो आपको याद तो होते हैं। अब मैंने आपको 5-6 बताए हैं, तो इनमें से आपको सिंहगढ़ याद हो जाएगा, तोरण याद हो जाएगा, पुरंदर तो सबको याद रहता ही है, ठीक है, लोहगढ़ और रायरी। तो इसमें से आपको 4-5 तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, पुरंदर तो सबको याद है, सिंहगढ़ है, तोरण है, तो लेकिन क्रम जो है वो भटक जाता है कई बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रम से इनको याद करना है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए यहां ध्यान देना, क्या होता है जब शाहजहां की स्थिति बिगड़ जाती है तो औरंगजेब जो है वो दक्षिण से कहाँ चला जाता है, आगरे की ओर चला जाता है और दक्षिण जो है वो एक प्रकार से खाली हो जाता है। तो शिवाजी क्या करता है, दक्षिण के जो बहुत सारे हिस्से हैं उन पर आक्रमण करने लग जाता है। तो जिम्मेदारी जो है वो किसको सौंपी जाती है, जिम्मेदारी सौंपी गई थी अब्दुल्ला भटारी को। ठीक है, किसको सौंपी गई थी, अब्दुल्ला भटारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी शिवाजी को रोकने के लिए। बात समझ में आई। अब इसकी जो उपाधि थी वो थी अफजल खां। क्या उपाधि थी, अफजल खां थी। तो अफजल खां आए बीजापुर के संबंध में, तो ध्यान रखना है वो अब्दुल्ला भटारी ही था, और अब्दुल्ला भटारी नाम आए तो समझना वो अफजल खां ही था। ठीक है, अब देखिए अब्दुल्ला भटारी को जिम्मेदारी दी कि भाई तुम क्या करोगे, शिवाजी को रोक देगा। इसने कहा हाँ साहब मैं रोक दूंगा शिवाजी को, मैं बिना घोड़े से उतरे उसको कान पकड़ के ले आऊंगा। क्या बात कही थी इसने कि मैं बिना घोड़े से उतरे शिवाजी को पकड़ के ले आऊंगा। ठीक है, तो इसकी एक कहावत भी लिखनी है। इसने कहा था मैं बिना घोड़े से उतरे शिवाजी को पकड़ के लाऊंगा। ठीक है, होता है ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे नहीं 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 मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी अफजल खां या अब्दुल्ला भटारी के द्वारा ये बात कही थी। अब ये इसको कहा ठीक है भाई तुम जाओ, तो ये आ गया। इसने क्या कहा कि इसको मालूम था कि मेरी ताकत कितनी है और शिवाजी की ताकत कितनी है, तो इसने सोचा यार आमने सामने के युद्ध में तो पार पड़ने वाली है नहीं, तो इसने कहा षड्यंत्र रचा जाए। ठीक है, षड्यंत्र रचा जाए। तो ये षड्यंत्र रचने बैठ जाता है। बोला कि उसको धोखे से बुला के ही मार सकते हैं, वैसे तो मार नहीं सकते। तो इसने क्या कहा, इसने एक दूत भेजा। कौन भेजा, एक दूत भेजा। दूत का नाम क्या था, कृष्णाजी भास्कर। इसने शिवाजी के पास एक दूत भेजा। क्या नाम था उसका, उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर। तो ये शिवाजी के पास गया। कृष्णाजी भास्कर ने कहा शिवाजी को कि तुम्हें अब्दुल्ला भटारी जो हैं वो मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये विवाद जो है वो ख़त्म हो जाए। अब्दुल्ला भटारी ने कहा देखो हम भी नहीं चाहते, हम भी किसी की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों बैठ के बात करेंगे और ये मामला जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम अपनी अपनी सीमाओं का निर्धारण कर लेंगे, तुम उधर मौज मारो मैं उधर मौज मारूंगा। ठीक है, तो शिवाजी के पास कृष्णाजी भास्कर संदेश लेके आए। शिवाजी ने कहा ठीक है, शांति से अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, शांति से अच्छा क्या हो सकता है। कृष्णाजी भास्कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शिवाजी ने कहा कि देखो इतना आसान थोड़ी होता है, कोई आदमी आया है नया नया नियुक्त हुआ है, उसको भेजा है किसी ने, और वो अपनी तरफ से ऐसी बात कर सकता है क्या, इतनी हिम्मत इसकी। ठीक है, अब्दुल्ला भटारी ऐसी बात कर सकता है क्या। तो इसको पता चल जाता है शिवाजी को कि कोई ना कोई तो चक्कर है, दाल में कुछ काला है या पूरी ही दाल ही काली है, वो तो आगे पता चलेगा। ये क्या करता है, चलो भाई चलना तो है ही, बात बोल दी, मिलने में क्या जाता है। ये जो कपड़े पहनता है उसके अंदर एक सैनिक वेशभूषा पहनता है, आप लोगों ने देखी होगी। तो अंदर से पूरा कवर पहन लेता है, उसके ऊपर अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेता है। जैसे होता है ना सर्दियों में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अंदर कपड़े फिर उसके ऊपर कपड़े फिर उसके ऊपर कपड़े फिर कपड़े के ऊपर कपड़े फिर कोट और कोट के ऊपर स्वेटर और स्वेटर के ऊपर पता नहीं क्या क्या। ठीक है, वो इतना मोटा हो जाता है ना। तो ऐसे ही शिवाजी ने क्या किया था, अंदर सैनिक ड्रेस पहनी और ऊपर जो है नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अपने सर के नीचे भी जो कवच होता है जो ये युद्ध में पहनते थे वो पहनी, और ऊपर से अपनी पगड़ी बांध ली ताकि वो भी ना दिखे। ठीक है, और उसके अलावा ये एक चीज और लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे, ये एक चीज लेके गए थे जिसको बोलते हैं
बगनखे। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बगनखे। अब आप लोग कहोगे साहब ये क्या होता है? बगनखे होता है एक पंच जैसा, ठीक है। क्या होता है? पंच जैसा होता है, इसको हाथों में पहन लेते हैं। अब आप लोग कहोगे साहब पंच से क्या मतलब था? देखो समझिए, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पे देखो एक हाथ जैसी उंगलियां इसमें होती हैं। क्या होती हैं? तो इसमें ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। ये अंगूठा की हो गई, ये उंगलियां की हो गई। अब इसमें ऐसे करके ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे, ठीक है। ये होता है, ठीक है। इसको क्या है? इसको ऐसे करके हाथ में पहन लेते हैं। तो ये क्या थे? शिवाजी छिपा के ले गए थे यहाँ पे इन्होंने छिपा रखा था। अब ये पूरे सेट होकर गए थे। अब इन्होंने क्या किया? अपना दूत इन्होंने भेजा, क्या नाम था उसका? पंताजी गोपीनाथ। पंताजी गोपीनाथ किसके पास गया? पंताजी गोपीनाथ गया अब्दुल्ला भंडारी के पास। अब्दुल्ला भंडारी को जाके बोला, नमस्कार सर। उन्होंने कहा नमस्कार, बताओ क्या संदेश लाए हो? कि शिवाजी तुम्हारे पास मिलने आना चाहता है। उसने कहा बहुत अच्छा, स्वागत है उनका। उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है साहब। उन्होंने क्या शर्त रखी है? उनकी शर्त यह है कि तुम्हारी सेना तुम्हारे आसपास नहीं रहेगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी सेना हमारे पास नहीं रहेगी, तुम्हारे पास आप अपना एक आदमी रख सकते हो। उसने कहा ठीक है, हमारा एक आदमी रह लेगा हमारे पास, हमारी सेना दूर हो जाएगी, ठीक है, मतलब आधा किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी जाके। इधर शिवाजी क्या करता है? मुलाकात कहाँ होती है? मुलाकात होती है नवंबर में, और नवंबर में क्या पड़ती हैं? सर्दियाँ। और सर्दियों का क्या उठाया जा सकता है? फायदा। और तिथि क्या थी? 1659 में। जगह कहाँ थी? प्रतापगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। कौन सी जगह बता रहा हूँ मैं? प्रतापगढ़ की पहाड़ियाँ। ये हमारा वाला प्रतापगढ़ नहीं, वो बीजापुर और महाराष्ट्र के इनके बीच में पड़ता है बीजापुर की पहाड़ियाँ। अब बीजापुर की पहाड़ियाँ नहीं, प्रतापगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ इन पहाड़ियों के मध्य में क्या होती है? मुलाकात होती है। अब शिवाजी क्या करता है? अपने सैनिकों को एक दिन पहले वहाँ भेज देता है और उनको बोलता है कि तुम क्या करना, घास फूस के नीचे घुस जाना, सर्दियाँ ऐसे ही पड़ रही हैं, ठीक है, तुम उसमें 10 एक घंटे बैठे रहोगे झाड़ियों में, कोई परेशानी नहीं है। तो उनको पहले ही भेज दिया। वो झाड़ियों में जा सब छुप गए। अब सुबह सुबह हुआ और जैसे ही थोड़ी बहुत धूप निकली, शिवाजी जाके पहुंच गए वहाँ सुबह सुबह, और एक उनके साथ था, एक उधर उसके साथ था। अब जाके मुलाकात हुई। अब अब्दुल्ला भंडारी ने सोचा था यार मेरे अंदर ताकत तो खूब ज़्यादा है, मैं दबोच लूँगा शिवाजी को। उसने कोई प्लान, अब जाके शिवाजी पहुँचा, शिवाजी ने कहा नमस्कार। उसने कहा नमस्कार से काम नहीं चलेगा भाई, तू भाई है मेरा, गले मिल मुझसे, ठीक है। तो इसने क्या किया? शिवाजी को ऐसे करके गले में गले लगाया और इसकी जो गर्दन है वो क्या कर ली? दबोच ली, ठीक है। अब शिवाजी तो पहले से तैयार होकर आया था घर से, उसको पता, देखो जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता ना, उसको पता होता है भाई नकल कैसे करनी है, ठीक है। तो वो इधर 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 उधर कहीं ना कहीं नकल छिपा के लाता है। अभी कुछ समय पहले ही मेरी ड्यूटी थी एग्जाम में, तो एक लड़की थी, वो एक जो उसका होता है ना ये बटुआ पर्स लेके आती है, पता नहीं, उसमें उसने नकल छुपा रखी थी। अब वो क्या करती, जैसे ही 1 घंटा हुआ, अब 2 घंटे का एग्जाम था मात्र, तो उसके अंदर बेचैनी होने लगी बहुत तेज, उनका क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो जैसे ही ऐसे राउंड लगता है ना, इधर से उधर गए, तो उसने क्या किया, उसकी चेन खोली। तो कमरा बिल्कुल शांत रहता, तो चेन की खुलने की आवाज़ आई, तो सोचा पेन वेन निकाल रही होगी लाली, तो उसने क्या किया, नकल निकाली, नकल निकाल के कॉपी के अंदर रख ली, ठीक है। अब उसको ये मालूम नहीं था कि इतिहास का अध्यापक यहाँ परीक्षा दे रहा है, वो परीक्षा का नेतृत्व कर रहा है, उसके इतिहास में नए नए कितनी परीक्षाएं हुई होंगी। तो उसने वो पेज ऐसे करके खोल लिया और बड़ी शांति से वो परीक्षा देने लगी। अब मेरे मन में 2 क्वेश्चन चल रहे थे उस समय, या तो मैं इसको पकड़ लूँ, नोट डाल दूँ और लाइफ इज़ द एंड, मतलब ये पेपर इसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा इसको वार्निंग दूँ, लेकिन फिर मैं उसके पास गया तो मैंने उसको देखा कि ये तो विवाहित है, नई विवाहित है। मैंने सोचा इतनी इंसल्ट करना भी इसका ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं गया और मैंने चुपचाप से वो कॉपी उसकी साइन करने के लिए मांगी, और उसमें वो पेज रखा हुआ था, मैंने वो लिया, मैंने मेरे जेब में रखा और मैं उसको बाहर पटक के आ गया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है।
ठीक है, वो एग्जाम देके बेचारी वो शर्म की वजह से चली गई, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही शिवाजी जो था वो पहले से ही तैयार था। इधर अब्दुल्ला भटारी ने क्या किया, अब्दुल्ला भटारी ने उसकी गर्दन दबोच ली। अब शिवाजी ने क्या कहा, धीरे से अपना हाथ घुसाया जेब में, और ये जो था बगनखे जो था, हमारी भाषा में अंग्रेजी वर्ड को पंच बोलते हैं मॉडर्न भाषा में, ये इसमें सीधा इसने हाथ घुसाया, ऐसे था और ऐसे करके पेट में मारा, और ये पूरे जो ये दांते थे ना, ये वाले ये दांते पूरे पेट में घुस गए और ऐसे पकड़ के खींच लिया। तो ये जो कुंदे बने हुए थे ना, इसमें ऐसे करके आंत जो थी वो किसकी, अब्दुल्ला भटारी की पूरी जो आंत थी पेट की वो क्या आ गई, बाहर निकल के आ गई। वो दूसरा साइड में खड़ा था, उसने कहा ये क्या निकल के आ गया, ठीक है। उसने पीछे से उसमें ऐसे करके तलवार मारी, तो एक तो शिवाजी के साथ था, एक उसके साथ था। सेना ऑलरेडी पहले दूर खड़ी करवा दी थी, अपनी सेना को तो बोल दिया था देखो भाई भंडारा होगा पूरा, ठीक है, जैसे ही तुम आओ की आवाज़ सुनो, कुछ भी सुनो, तुमको सीधा भग के आना है तंबू की तरफ। तो वहाँ क्या मच गई, तंबू के अंदर भसड़ मच गई। उन्होंने क्या किया, उसका जो दूसरा सहायक खड़ा हुआ था उसको भी मार दिया। बेसिक तलवार जो है वो लग गई थी पीठ पे ऐसे, लेकिन उसने कवच पहना था जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इतने देर में उधर से सेना उसकी भाग के आई, इधर से सेना उसकी पहले घुसी पड़ी थी 8-10 घंटे से उसमें कांटे की झाड़ू में। वो भी सोच रहे थे बैठे बैठे भाई कब बाहर निकलें और कब इससे अच्छा तो युद्ध कर लें। तो दोनों सेनाओं में एक छोटी मोटी झटपट हुई और अब्दुल्ला भटारी जो है वो क्या होता है, मर जाता है। अब वो जो सेना भक्का है उसने कहा वो हमारे साहब की क्या कर दिया पेट में, ठीक है, और वो क्या करते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये सूचना किसके पास पहुँची, जब ये सूचना औरंगजेब के पास पहुंची तो वो तिलमिला उठा, सभा में जाके बोला कि इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमारे आदमी को मार डाला, हमारे अब्दुल्ला भटारी को मार डाला, अफजल खां को मार डाला, ठीक है। उसने कहा इसका परिणाम शिवाजी को भुगतना पड़ेगा, इतना बुरा भुगतना पड़ेगा कि जिंदगी में नहीं भुगता होगा। चलिए कोई बात नहीं। इसी घटना के दौरान शाहजी ने क्या कहा था कि अब्दुल्ला भटारी जो था वो क्या था, विषैला सर्प था। क्या था, विषैला सर्प था, और इसने ही शिवाजी के बड़े भाई को षड्यंत्र के द्वारा मरवाया था, ठीक है, संभाजी को षड्यंत्र के द्वारा मरवाया था। तो बात समझ में यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अब्दुल्ला भटारी को भगा, उसकी जो सेना थी बीजापुर की सेना वो भाग जाती है, अब्दुल्ला भटारी मर जाता है। उसके बाद इसने क्या किया, 1660 में पनहाला दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग और खेलना दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बोलो कौन कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1660 में मैं जैसे बता रहा हूँ तुमको थोड़े व्याख्यात्मक लिखना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ थोड़ा व्याख्यात्मक का मतलब समझ रहे हो। शिवाजी के द्वारा ये स्टोरी की गई, ठीक है। उसके बाद शिवाजी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए 1660 में पनहाला दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, खेलना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके तुमको लिखना है, ठीक है, वैसे समझदार हो। अब देखिए उसके बाद बीजापुर ने क्या की, शिवाजी की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसने, बीजापुर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब आप लोग सोच रहे हो सर बीजापुर का शासक कौन था, तो आदिल शाह था। कौन था, आदिल शाह, ठीक है। अब 1660 की बात मैंने इसने ये दुर्गों पर अधिकार किया। उसके बाद बीजापुर ने शिवाजी की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, बोला कि भाई तू स्वतंत्र राजा है, हमने तेरी स्वतंत्रता मान ली, हमारा पीछा छोड़ दे। 1662 में शिवाजी ने क्या किया, रायगढ़, जो रायगढ़ है इसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बना लिया और अपनी सत्ता का संचालन करने लगा। तो आपको शिवाजी की राजधानी भी पता चल गई, क्या, रायगढ़, ठीक है। यहां तक सब क्लियर। अब देखिए, अब जब औरंगजेब के पास ये सूचना पहुंचती है तो बोलता है असंभव, ये संभव नहीं है और मैं इसको संभव नहीं होने दूंगा। तो वो क्या करता है, अपने मामा जी को भेजता है। किसको भेजता है, मामा जी को भेजता है। क्या नाम था मामा जी का, शाइस्ता खां था। क्या नाम था, शाइस्ता खां था। इसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ये दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हो जाता है और बीजापुर के आसपास के दुर्गों में लूटमार शुरू कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण
19 मई 1660 को इसने क्या किया, पूना में प्रवेश किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए ये जो बात बताई ना 1662 में शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया, ये मैंने उससे जुड़ी हुई थी इसलिए बता दी, लेकिन ये घटना उससे पहले की है, यानी कि इन दुर्गों पर जब 1660 में अधिकार किया था तो उसके बाद की ये घटना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो शाइस्ता खान ने क्या किया, 19 मई 1660 को पूना में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया, पूना में प्रवेश किया, जो कि जागीर थी किसकी, शिवाजी की। उसके जन्म के समय मैंने बताया था पूना और लाल महल शाहजी के द्वारा उनको दिए गए थे, और लाल महल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये वही लाल महल है जो शिवाजी को दिया गया था। ठीक है, पूना और लाल महल दिए गए थे, तो उसके लाल महल पर क्या कर लिया, शाइस्ता खान ने अधिकार कर लिया और बोला ये मेरा महल है आज से। अब शिवाजी को बड़ा क्रोध आया कि भाई मेरा घर और जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा है तूने उसी पे अधिकार कर लिया, तो इसकी सजा तो तुझे उठानी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। तो शिवाजी ने भी पूरी तैयारी की। मई अप्रैल कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1660 की, और यहाँ देखिए 1663, कितने साल, 3 ईयर। तो 5 अप्रैल 1663 को इसने भी क्या किया, अपनी पूर्ण तैयारी और पूर्ण रणनीति के द्वारा, जैसे ही शाइस्ता खां को लगा कि अब वो नहीं आएगा, भग गया, आक्रमण कर देता है। 1663 में हो जाता है भैया आक्रमण। रात का समय था, शाइस्ता खां आराम से हसीन सपने देख रहा था। 400 लोगों के साथ शिवाजी ने क्या किया, आक्रमण किया। कितने लोगों के साथ, 400, 100, 200, 300, 400 लोग लेके आता है। दरबारी जो थे वो खड़े हुए थे गेट पर ऐसे करके, उनसे पूछा हाँ भाई बताओ कौन हो तुम, आधार कार्ड चेक करो तुम्हारा। तो उसने क्या कहा, आधार कार्ड का मतलब होता है पहचान अपनी चेक कराओ। तो शिवाजी ने कहा मैं शाइस्ता खां से मिलने आया हूँ, मैं उसका सहयोगी मराठा हूँ और मैं शिवाजी का विरोधी हूँ। उसने देखा सही है, आया होगा मिलने, ठीक है। उसने कहा कि हम समर्थक हैं शाइस्ता खां के। अब तो उसने कहा जाइए अंदर, रोका किसने है, और उनको अंदर जाने दिया। होता है ना, तो जैसे कोई शादी बारात होती है, अगर कोई दरवाजे पे खड़ा है और वो कहे कि हमारे मामा की शादी है आज, वो कहाँ हैं, तो कहेंगे अंदर हैं, जाओ अंदर बैठे हैं स्टेज पे। तो वो पूछेगा थोड़ी भाई तुम कौन हो क्या हो। तो ऐसे ही जाके शिवाजी ने किया। शिवाजी ने उनको बोला कि जो बाहर खड़े हुए लोग थे कि हम क्या हैं, शाइस्ता खां के समर्थक हैं और शिवाजी के विरोधी लोग हैं, और हम समर्थन देने आए हैं किसको, शाइस्ता खां को। तो उसने उनको अंदर जाने दिया बिना आइडेंटिफाई किए हुए। उधर शाइस्ता खां बड़े हसीन सपनों में सो रहा था और जाके घुस गया अंदर। कहाँ, महल के अंदर। अब दरबारियों को इतना शक नहीं हुआ कि उसको एक एक जगह की पता थी लाल महल की, कि भाई इसका कमरा किधर है, बेडरूम किधर है, बाथरूम किधर है, रसोई किधर है। तो वो तो सीधा घुसता ही चला गया। आपको आपके अंदर घर के अंदर की कोई समस्या आती है क्या, आप रात में भी लाइट चली जाए तो भी आप आंख बंद करके कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही शिवाजी का बचपन गुजरा था। तो ये तो सीधा घुस गया कहाँ पे, जाके रूम के अंदर, और तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकाली सपना भंग हो गया, हंगामा मच गया, क्योंकि जो बाहर सैनिक थे उन्होंने बाहर वालों को दबोचना शुरू कर दिया। और शाइस्ता खां बेड पे से खड़ा हुआ और उसने देखा सामने शिवाजी। उसने एक दो बार अपने आप को ऐसे चुंटी मारी कि यार सपना तो नहीं देख रहा। उसने कहा वास्तव में शिवाजी है ये, और शिवाजी ने उसमें ऐसे तलवार मारी, उसने ऐसे करके रोकने का प्रयास किया, जिससे क्या है, ऐसे रोका था, ठीक है, जिससे उसका क्या है, ये अंगूठा जो है वो कट गया, ठीक है। ऐसे रोकते ना एक साथ, तो ऐसे उसने रोका, इससे क्या है, उसका अंगूठा कट गया। शाइस्ता खां ने क्या किया, बेड पे से बगल में थी खिड़की और सीधी लगा दी छलांग, और जाके नीचे गिरा और अपना घोड़ा पकड़ा और भाग गया। जंगल तो थे ही, जंगलों में भाग गया। अपने बेटे, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी कर्मचारी थे सबको छोड़ दिया। शिवाजी ने सबकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। तो शाइस्ता खां क्या करता है, भाग जाता है। कुछ समय के बाद शाइस्ता खां की सूचना कहाँ पहुंची, चिट्ठी लिखी, सेवा में श्रीमान सम्राट दिल्ली
मुग़ल सल्तनत औरंगजेब जी ये सूचित किया जाता है कि ऐसे ऐसे शिवाजी ने अचानक आक्रमण किया और मैं परास्त हो गया, अब बताइए मैं क्या करूं। तो इसका ट्रांसफ़र कर दिया, शाइस्ता खां का क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ कर दिया, बंगाल कर दिया। ठीक है, इससे औरंगजेब को बड़ा धक्का पहुंचा और ये सोचा कि मेरा मामा परास्त हो गया, अगर तू मेरा मामा नहीं होता ना मैं तेरे को मरवा देता, अब तू कहाँ जा, मुझे शक्ल मत दिखा और बंगाल जा। और दक्षिण में किसकी नियुक्ति कर दी, शहजादा मुअज्जम की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति कर दी, दक्षिण का नया सूबेदार बनाया शहजादा मुअज्जम। ये इतना बड़ा पागल था, इसने औरंगाबाद में डेरा डाल दिया। ठीक है, यानी कि इसने सोचा इधर महाराष्ट्र है, इधर बीजापुर है, मैं क्या करता हूँ डेरा डाल लेता हूँ, कभी ना कभी तो इस रास्ते से गुजरेगा और मैं उस पर क्या करूँगा, आक्रमण करूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ, शाइस्ता खां को परास्त करने के बाद शिवाजी क्या महसूस कर रहा था, प्राउड महसूस कर रहा था अंदर से कि यार मैंने तो बड़ा कमाल कर दिया। ठीक है, अपन तो बड़ा आदमी बन गया। तो फिर क्या करता है, सूरत के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये जो घटना है वो सूरत की लूट के नाम से फेमस है हिस्ट्री में, बिल्कुल याद कर लेना कंटेस्ट, सूरत की लूट, छोटा क्वेश्चन बन सकता है, शिवाजी की सूरत लूट का क्या करो, उल्लेख करो। ठीक है, चलिए, तो 10 जनवरी 1664 की ये घटना है। इसने सूरत पर आक्रमण किया और वहाँ के धनवान लोगों को, वहाँ के व्यापारी वर्ग को, वहाँ के सूबेदारों को क्या किया, जम के लूटा, जमाजम लूटा, 4 दिन लूटा। कितने दिन लूटा था, 4 दिन लूटा। और इसको 1 करोड़ रुपए की संपत्ति क्या हुई, प्राप्त हुई। उस जमाने में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इसको प्राप्त हुई। सूरत की लूट के नाम से प्रसिद्ध है यह घटना, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, 10 जनवरी 1664 को ये सूरत की लूट की घटना घटित हुई, शिवाजी ने इसको अंजाम दिया और 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो यहाँ से लूटी। ये लूट 4 दिन तक चली। जब इसको ये सूचना मिली कि औरंगजेब की सेना ये सूरत आ रही है, तो ये क्या करता है, यहाँ से चला जाता है कि भाई हमारा उद्देश्य था लूटना, पैसा लूट लिया, मज़े ले लिए, अब यहाँ से चलो। तो ये सूरत से वापस लौट के आ जाता है। लेकिन ये जो घटना है वो किस नाम से फेमस हो जाती है, सूरत की लूट के नाम से फेमस हो जाती है। अब देखिए, औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि पूरी बॉडी जो थी वो फटी जा रही थी। इसने सोचा कौन आदमी है जो इसको रोक सकता है। तो इसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मिर्जा राजा जयसिंह को आजमाया जाए, हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाए। ठीक है, तो ये बोलता है कि इसको मिर्जा राजा जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को बोला तुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा मैं, बता कितने पैसे चाहिए, मुंह मांगे पैसे दूंगा, तू जितने मांगेगा उतना पैसे दूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर दे, इस शिवाजी को बंदी बना ले। जयसिंह ने कहा कितना आसान बोल रहा है, पैसे ले ले और बंदी बना ले, कोई बनरिया है क्या मैं उसको पकड़ के बंदी बना लूँ, वो शिवाजी है। ठीक है, तेरे मामा ताऊ वाऊ सब फेल हो चुके हैं। लेकिन जयसिंह ने कहा हम ये काम कर देंगे तेरा। ठीक है, चलिए, तो जयसिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो जयसिंह के द्वारा क्या किया जाता है, पहले सीधा शिवाजी पे आक्रमण ना करके उसके दुर्गों पर आक्रमण किया गया था, उसके जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उन पर आक्रमण किया गया, और उसके जो विरोधी लोग थे उनको अपनी ओर मिलाया गया, जिन पर पहले आक्रमण शिवाजी ने किए थे, जिनको लूटा था, उन लोगों के समूह को इकट्ठा किया। और इसके द्वारा 24 अप्रैल 1665 को वज्रगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया। और जब वज्रगढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया, तो उसके बाद शिवाजी जो था वो पुरंदर में था और पुरंदर पर आक्रमण किया गया। पुरंदर के दुर्ग को क्या है, चारों ओर से घेर लिया। और जब शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया जाता है और उनको कोई भी सहायता या फिर किसी भी प्रकार के सपोर्ट की उम्मीद नहीं रहती, तो वो जयसिंह से बोलता है कि बता तेरे को क्या चाहिए। तो जयसिंह बोलता है मेरे को तो पहले ही मिल चुका है पैसा, संधि कर लेते हैं दोनों। ठीक है, जयसिंह ये कहता है कि मैं तेरी सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, तू मेरा काम कर, समझौता कर ले, ठीक है, संधि कर ले, मेरा काम हो जाएगा। तो पुरंदर की संधि होती है 24 जून 1665 को। क्या बोला मैंने,
24 जून 1665 को। ठीक है, बात समझ में आई। कई जगह 1664 भी तो पढ़ लेते हैं हम, कई जगह इसलिए पढ़ लेते हैं कि जो दुर्ग का घेरा है वो काफ़ी लंबा चला था, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 24 जून 1665 याद रखना है, 65। ठीक है, अब इसको ये संधि हो जाती है 24 जून 1665 को। शिवाजी जो होता है वो बाहर निकल के जयसिंह के कैंप में आता है और दोनों आराम से बात करते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। संधि कैसी होती है, संधि की शर्तें क्या थी, देखिए। संधि की शर्तें ये थी कि शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे, 35 दुर्ग थे, उनमें से 24 दुर्ग, कितने, 24 दुर्ग किसको देने पड़े, मुगलों को देने पड़े। 35 में से लिखना है तुमको, ठीक है, संधि की शर्तें तब लिखना है। तो संधि की शर्तों के अनुसार 35 में से 24 दुर्ग किसको देने पड़े, मुगलों को देने पड़े। शिवाजी ने यह कहा कि मैं कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं रहूँगा। जैसे ही ने कहा बिल्कुल मत रहना, अपनी जगह अपने उत्तराधिकारी को भेज देना। उसका मनसब कितना होगा, 5000 मनसब होगा। कितना होगा, 5000 मनसब होगा। तो ये भी एक शर्त थी कि शिवाजी कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं रहेगा, उसकी जगह उसका उत्तराधिकारी जो है वो दरबार में रहेगा, जिसका मनसब 5000 होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि मुगल अगर दक्षिण में कभी भी अभियान करते हैं तो शिवाजी उनको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इनके मध्य में होती हैं। ये थी पुरंदर की संधि की शर्त। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं यहीं तक कराऊंगा, कल की स्टोरी कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताना कि साहब मज़ा आया, नहीं लगता है तो कमेंट्स करके बताना नहीं आया। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।